तो चलिए जी दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्या लिखा हुआ है, द कॉमर्स टीचर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जो कि क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 है, उसका एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जिसकी नेमोनिक्स है डॉक्टर टीसीएस, जिसको बिल्कुल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली लिमिटेशंस क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जो प्लानिंग है ना बच्चों, वो काफी रिजिड होती है, यानी कि सख्त होती है। इसका मतलब क्या है अभी समझाऊंगा आपको। आपने एक मीम देखा होगा जाकिर खान का, सख्त लौंडा। अगर आप सख्त लौंडे हैं तो अच्छी बात है, मगर आपकी जो प्लानिंग है ना वो सख्त नहीं होनी चाहिए, वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, अक्सर क्या होता है, हमने एक प्लान बनाया क्योंकि हमको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, प्लान बनाया, अब उसी को हम फॉलो करे जा रहे हैं। कभी कभार ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको ना प्लान में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छा है, मगर हम क्या करते हैं, वो चेंज नहीं लाते हैं, उसी प्लान को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमको डिफिकल्टी कभी कभी फेस करनी पड़ती है। इसी की इसमें बात करी गई है। मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक प्लान बना दिया, अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसको फॉलो करना है। अब मिडिल लेवल का जो मैनेजर है और जो लोअर लेवल का मैनेजर है उसको फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर ने वो प्लान बनाकर दिया है। मगर कभी कभी ऐसा आ जाती सिचुएशन कि हमें थोड़ा अगर उस प्लान में चेंज ले आए ना तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, मगर जो मिडिल लेवल का मैनेजर है, जो लोअर लेवल का मैनेजर है, वो कभी अपने आप से चेंज नहीं ला सकता, क्योंकि टॉप लेवल के मैनेजर ने बना के दिया है प्लान, अपने दिमाग लगा के वो उसके अंदर चेंज नहीं लाता। इसी वजह से इसको बोला गया है प्लान काफी रिजिड होता है, आप उसके अंदर चेंज नहीं ला सकते। ठीक है जी। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप with a specific goals to be achieved within a specific time frame। इसमें बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है जी। These plans then decide the future course of actions and managers may not be in position to change it। है ना, जो प्लान है ना वो फ्यूचर में क्या क्या काम करना है, कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं, यानी कौन कौन से एक्शन लेने हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए, प्लान में वो हमें बताया जाता है। अभी जो प्लान है इसको मैनेजर क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, मैनेजर इस पोजीशन में नहीं होता कि इसको चेंज कर सके। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी। ये जो रिजिडिटी है ना, जो कठोरनेस है किसी भी प्लान में, वो डिफिकल्टी लेकर आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंज सर्कमस्टांसेस, यानी कि मैनेजर को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो इस प्लान में चेंज ला सके। जो मिडिल लेवल का मैनेजर है, जो लोअर लेवल का मैनेजर है, उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दो कि वो अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा चेंज ला सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। है ना, इसमें वही बात बोली गई है कि जो हमने प्री डिसाइडेड प्लान, हमने यानी कि जो पहले से प्लान बना के रखा हुआ है, और अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, सिचुएशन चेंज होती है और वो चेंज मांग रही है हमारे प्लान में भी, और हमने वो प्लान चेंज नहीं करा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए नहीं होता है कई बार। ठीक है ना, तो सख्त लौंडे बनिए, मगर प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसको सख्त ना लाए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी स्कोप जरूर रखिएगा। इसको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बनाया कि हम इस साल 12 करोड़ रुपए की सेल्स करेंगे, जो सेल्स है हमारी वो 12 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है जी। मगर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, उसमें चेंजेस ऐसे आए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफी डिमांड में आ गया है, कस्टमर उसके बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि अगर हमने सही से सेल करी तो हम 50 करोड़ तक की सेल कर सकते हैं, अगर हमने अपना प्लान चेंज कर दिया तो। अगर हमने प्लान चेंज नहीं करा तो हम सिर्फ 12 करोड़ पे ही रह जाएंगे। और अगर हमने अपने प्लान में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए और हमने प्लान को थोड़ा चेंज करा, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो हमने अपने प्लान को भी चेंज कर दिया, तो हम 50 करोड़ की सेल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें उसी की बात करी गई है, प्लान के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले लिमिटेशन की तरफ, जो है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है जी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था। हर बिजनेस का एक एनवायरनमेंट होता है जो लगातार बदलता रहता है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है, एक फुटबॉलर है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने अपने सामने से कोक की बोतल्स को हटा दिया। इससे क्या मैसेज गया पब्लिक में कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोक पसंद नहीं करता है। उसी दिन कोक कंपनी के, जो कोका कोला कंपनी है, उसके शेयर्स मार्केट में बहुत धड़ल्ले से गिरने लग गए थे, इस छोटी सी घटना के हिसाब से। जो कोका कोला की कंपनी है, क्या कभी उन्होंने इस बात को सोचा भी होगा कि भविष्य में, फ्यूचर में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारी बोतल को हटा देगा और हमारे शेयर्स प्राइस गिर जाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है।
तो हम उनके लिए प्लान बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मान लो एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो मेरी एक कंपनी है, हमने प्लान बनाया कि भाई हम इस साल ना 15 करोड़ की सेल करेंगे, 15 करोड़ रुपए की सेल करेंगे। ठीक है जी, हमारा काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तभी पता चला 6 महीने बाद एक कॉम्पिटिटर आ गया, एक कॉम्पिटिटर आ गया है और बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर है, बहुत पैसा है इसके पास। अब ऑब्वियस सी बात है, जो मेरी सेल का टारगेट है 15 करोड़ का, इस पर इफेक्ट आना ही आना है, क्योंकि काफी सारी सेल तो ये भी करेगा, मेरा जो मार्केट का शेयर है ये भी ले जाएगा सेल का। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अलग से प्लान बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को पहले से ही पता होता कि एक कॉम्पिटिटर आने वाला है 6 महीने बाद, तो मैं पहले ही एक ऐसा प्लान बना के रखता जो इस वाली सिचुएशन को डील करके रखता। मगर मुझे नहीं पता था, इस वजह से मेरे को एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, जो हमारी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाती है कहीं कभी कभार, ठीक है जी। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, नथिंग इज कांस्टेंट। जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, यानी कि लगातार बदलता रहता है। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशन। हर बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था। इकोनॉमिक कंडीशन, देश की पॉलिटिकल कंडीशन, फिजिकल, लीगल एंड सोशल डायमेंशन, ये सब क्या होते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंज। बिजनेस को क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, अपने आप को ना बदलाव लाना पड़ता है अपने अंदर, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को बदल सकें। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस द फ्यूचर ट्रेंड। ये काफी डिफिकल्ट टास्क है कि जो फ्यूचर में होने वाला है ना, उसको असेस कर पाना, यानी कि उसके बारे में प्रेडिक्ट करना कर पाना और एक ओपिनियन बना पाना, ठीक है ना। इसी में इसकी बात करी गई है। फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है भाई, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है हमारे देश की वो चेंज हो सकती है, पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो चेंज हो सकती है, यानी कि स्टेबल नहीं हो सकती। हो सकता है कि भाई जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है हमारे देश में वो स्टेबल ना रहे, कोई नई गवर्नमेंट आ जाए। और या कोई नेचुरल क्लैमिटी भी आ सकती है। नेचुरल क्लैमिटी का मतलब बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं और हम इसके लिए प्लान पहले से नहीं बना पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो इस लाइन में वही बताया गया, कंपटीशन इन द मार्केट कैन आल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान्स। सेल्स टारगेट में हैव टू बी रिवाइज। जो हमारा सेल का टारगेट है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली कैश बजट भी हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। प्लानिंग जब हम कर रहे होंगे तो हम फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो हम पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले से नहीं देख सकते हैं। एंड दस देयर मे बी ए ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल मतलब रुकावट, दस देयर मे बी ए ऑब्स्टैकल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग में ये हमारी ऑब्स्टैकल लाते हैं, यानी कि रुकावट आती है, क्योंकि हम सब कुछ भविष्य में क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नोकिया का एग्जांपल देता हूं पहले आपको। नोकिया एक बेहतरीन कंपनी है, मोबाइल फोन बनाती थी। जो बटन वाले फोन होते थे, कीपैड वाले, उसमें तो ये नंबर 1 थी, हर कोई नोकिया का फोन ही खरीदता था। नोकिया के मैनेजमेंट ने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे, स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे, यानी कि जो टच स्क्रीन फोन होता था, जो अदर कंपनी थी, अलग दूसरी कंपनियां थी, सैमसंग वगैरह, उन्होंने टच स्क्रीन फोन लेकर आ गया और लोगों को वो पसंद आने लग गया। अब लोग जा रहे थे, यानी कि जो कस्टमर था वो शिफ्ट हो रहा था टच स्क्रीन फोन की तरफ, स्मार्टफोन की तरफ। मगर जो नोकिया कंपनी थी वो क्या बनाई जा रही थी, कीपैड वाले फोन बनाई जा रही थी। इसकी वजह से क्या हो गया, धीरे 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 सारा कस्टमर चला गया और जो नोकिया की सेल थी वो बहुत ही कम हो गई। ऐसे ही पेंटालून का भी एग्जांपल देता हूं। पेंटालून क्या कपड़े वपड़े बनाती है ये। इन्होंने क्या करा, एक बार 1 लाख शर्ट बनाई, सफेद रंग की, व्हाइट कलर की शर्ट बनाई। इनको लगा कि इंडिया में बड़े अच्छे से बिक जाएंगी, जबकि इंडिया में इतनी आसानी से नहीं बिकती अगर कोई व्हाइट शर्ट खरीदता भी है। और अच्छा, इन्होंने जो व्हाइट शर्ट बनाई थी ना, उसका प्राइस रखा इन्होंने 149 रुपीज। वैसे तो इंडिया में इतनी आसानी से नहीं बिकती है व्हाइट शर्ट की, जो वो होती है व्हाइट शर्ट, जो व्हाइट कलर की शर्ट होती है वो इतनी आसानी से नहीं बिकती है इंडिया में। इन्होंने 149 प्राइस रख दिया। अगर किसी को खरीदनी भी होती ना व्हाइट शर्ट, तो थोड़ी महंगी खरीद लेता, 600 से 1000 रुपए तक की खरीद लेता है। तो हुआ क्या, अब इनकी शर्ट बिक नहीं रही है। इन्होंने सोचा था कि 149 में तो हर कोई खरीद लेगा, हमारी चुटकियों में बिक जाएगी। तो यानी कि जो इन्होंने फ्यूचर एक्सपेक्ट करा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इनका जो प्लान था वो धरा का धरा रह गया था। तो चलिए जी, कॉमर्स टीचर्स अब आपको लेके जाएंगे नई लिमिटेशन की तरफ, जो है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, ठीक है जी। देखो, जो भी प्लान है ज्यादातर टॉप लेवल का मैनेजर बनाता है। जो टॉप लेवल पे मैनेजर्स होते हैं वो एक प्लान बना देते हैं, और जो बाकी के मैनेजर हैं, यानी कि जो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं, जो लोअर लेवल के मैनेजर हैं, उनको तो सिर्फ उस प्लान को फॉलो करना पड़ता है। जो टॉप लेवल ने बना दिया बस उसी को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मिडिल लेवल मैनेजर या फिर जो लोअर लेवल का मैनेजर है, उनका दिमाग तेज चलता हो, क्रिएटिव दिमाग हो, वो ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं उनके पास जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। मगर वो क्रिएटिविटी धरी की धरी रह जाती है। यानी कि जो प्लान है वो तो टॉप लेवल का मैनेजर बनाते हैं ना, वो कोई मिडिल लेवल का मैनेजर थोड़ी बनाता है। इसलिए इसमें बोला गया है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक टूथपेस्ट की कंपनी थी,
ठीक है, उसकी ना सेल काफी गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, 7-8 महीने से लगातार गिरती जा रही थी। ठीक है, अब 7-8 महीने बाद ना एक मिडिल लेवल मैनेजर था, उसको प्रमोशन मिली, अब वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में आ गया था। तो उनकी मीटिंग हुई कि भाई कैसे सेल को बढ़ाया जाए। किसी ने आइडिया दिया कि भाई हम ऐसा करते हैं, जो अंदर का मटेरियल है ना टूथपेस्ट को बनाने का, वो थोड़ा कम दर्जे का डाल देते हैं, लो क्वालिटी का डाल देते हैं, इससे क्या होगा, हमारा प्राइस कम हो जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएंगे। किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, प्राइस कम कर देते हैं और क्वांटिटी भी कम कर देते हैं टूथपेस्ट की। यानी कि सबने अलग अलग आइडिया दिए कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। मगर जो अभी मिडिल लेवल से अभी टॉप मैनेजमेंट में आया था ना, उसने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, ये वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये जो होल दिख रहा है ना टूथपेस्ट से बाहर, जिसमें से निकलता है टूथपेस्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब कस्टमर जब जब निकालेगा तो वो ज्यादा टूथपेस्ट बाहर निकलेगा। अब ज्यादा बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये होगा टूथपेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारा खर्चा भी इसमें ज्यादा नहीं आएगा, ना बराबर खर्चा आएगा, क्योंकि सिर्फ हमें जो उसका छेद है, जो होल है, वो थोड़ा बड़ा करना है। इस आइडिया से, सच बताएं आपको, इस आइडिया से जो उनकी सेल थी ना, वो धड़ाधड़ बढ़ने लग गई। कहां से कहां पहुंचा दी इस आइडिया ने। अगर ये मिडिल लेवल का जो मैनेजर था, अगर पहले से ही टॉप मैनेजमेंट में होता, तो ये आइडिया उनको पहले से ही मिल जाता। कब मिला इनको? 7-8 महीने बाद, जब उसका प्रमोशन हुआ, जब वो टॉप मैनेजमेंट में आ सका। अगर मान लो वो टॉप मैनेजमेंट में आ ही नहीं पाता कभी, तो ये वाला आइडिया इस कंपनी को कभी मिलता ही नहीं। हो सकता है कंपनी ही बंद हो जाती आगे आगे। तो इसमें यही, इस पॉइंट में यही बताया गया है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं वो ही प्लानिंग करते हैं, मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजर तो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। ठीक है जी। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट, वही बात बोली गई है। यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट दिस प्लान, यानी कि जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको तो सिर्फ उस प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, यानी कि फॉलो करना पड़ता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नॉर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। इसका रिजल्ट ये आता है कि जो प्लान बन गया है उसी को फॉलो करना है, उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस नहीं ला पाते मैनेजर्स उनको, यानी कि अपना दिमाग वो नहीं चला सकते। Thus much of the initiative और creativity inherent in them also get lost, यानी कि या फिर रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जो उनके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी थी मिडिल लेवल के अंदर या फिर लोअर लेवल के मैनेजर के अंदर, वो क्या करती है, वो फिर क्रिएटिविटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, क्योंकि मिडिल लेवल का और जो लोअर लेवल का मैनेजर है वो तो भाई क्या करेगा, सिर्फ फॉलो करेगा, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर ने प्लान बना के दे दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज डू नॉट इवन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट प्लान्स। वही बात रिपीट कर दी है कि ज्यादातर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं कि एक नया प्लान बना सके, क्योंकि उनकी पावर ही नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है प्लान बनाने की। दे ओनली कैरी आउट द ऑर्डर्स, यानी कि जो ऑर्डर आ गया है ऊपर से उसी को वो फॉलो करते हैं। प्लानिंग इन अ वे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इसलिए बोला गया प्लानिंग रिड्यूस कर देती है क्रिएटिविटी को। ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलिए जी, कॉमर्स टीचर अब आपको लेके जाएगा अगली लिमिटेशन की तरफ, जो कि है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कभी कभार क्या होता है, हम प्लानिंग करने में इतना ज्यादा कॉस्ट लग जाती है कि जो उससे हमको रिजल्ट मिलता है ना, वो बहुत कम मिलता है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले नोट में क्या लिखा गया है, व्हेन ए प्लान आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन, यानी कि प्लान की फॉर्मुलेशन में, यानी कि प्लान को बनाने में कई बार क्या होता है, ह्यूज कॉस्ट, काफी बड़ी कॉस्ट लग जाती है। दिस में बी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। ये जो कॉस्ट है ना, ये टाइम के रूप में भी होती है, यानी कि काफी टाइम भी लग जाता है और काफी सारा पैसा भी लग जाता है प्लान को बनाने में। चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट में इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम, कभी, क्योंकि जो प्लान बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, हमको काफी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, काफी सारे फैक्ट्स चाहिए होते हैं, उसके बाद हम प्लान बनाते हैं। तो ये जो काफी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, इसमें काफी सारा टाइम भी हमारा लग जाता है। ठीक है जी। डिटेल्ड प्लान रिक्वायर्ड साइंटिफिक कैलकुलेशन टू अ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं ना, उनके जो प्लानिंग करने के तरीके हैं वो बड़े साइंटिफिक होते हैं। तो जो साइंटिफिक तरीके हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। उनको काफी सारे फैक्ट्स चाहिए होते हैं, फिगर्स चाहिए होते हैं, उसके बाद ही वो प्लानिंग कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसी को कहा जाता है साइंटिफिक कैलकुलेशन। द कॉस्ट इंकर्ड समटाइम्स मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द प्लान्स, यानी कि जो कॉस्ट हो गई है ना प्लानिंग करते समय, वो कभी कभार क्या होता है, जस्टिफाई नहीं होता है, जो हमको प्लानिंग से बेनिफिट मिला है उससे। यानी कि आपने प्लानिंग करी, उसमें काफी सारा खर्चा हो गया, टाइम भी काफी बर्बाद हो गया, मगर जो हमको रिजल्ट मिला, जो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, वो बहुत कम था, जस्टिफाइबल नहीं होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट एज वेल, यानी कि प्लानिंग से रिलेटेड ना कुछ अदर खर्चे भी हो जाते हैं, अलग कॉस्ट भी आ जाती है, जैसे कि लाइक एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड मीटिंग, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं प्लानिंग से पहले, तो भैया उस मीटिंग में भी तो खर्चा होगा।
डिस्कशंस विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, प्रोफेशनल बुलाए जाते हैं प्लानिंग से पहले, तो उसमें भी खर्चा होता है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है प्लानिंग से पहले, तो उसमें भी खर्चा आता है। तब जाकर एक प्लान बनता है, और जो प्लान बना है उससे जो हमको रिजल्ट मिला है वो बहुत कम मिलता है। कई बार जो प्लानिंग में खर्चा हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया, वो ज्यादा हो जाता है। तो इस पॉइंट में वही बात करी गई है। तो कॉमर्स टीचर अब अगली लिमिटेशन पढ़ाओ, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो बच्चों। जी हाँ, वो क्या है? प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग को करने में काफी टाइम लग जाता है। कई बार क्या होता है बच्चों, समटाइम्स प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम ही नहीं बचता हमारे पास। यानी कि हमने प्लानिंग करने में इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया, जब उसको अप्लाई करने का टाइम आया, प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत पड़ी, टाइम ही नहीं बचा हमारे पास, सारा का सारा टाइम खत्म हो गया। तो इसमें यही बात बताई गई है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये आपकी प्लानिंग की बात नहीं कर रहा कि आपने सुबह उठे और आपने प्लानिंग करा कि आज रात तक मैं ये चैप्टर पढ़ लूंगा। ये बिजनेस की प्लानिंग की बात कर रहा है। जब बिजनेस की प्लानिंग करी जाती है, बड़ी बड़ी सालों सालों की प्लानिंग करी जाती है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, काफी सारा टाइम लग जाता है। तो कॉमर्स टीचर अब अगली लिमिटेशन समझाओ। अगली लिमिटेशन है जो आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्योंकि आपने बहुत प्लानिंग करी है कि आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं करूंगा, आज से मैं करूंगा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद क्या है, वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। सक्सेस नहीं मिलती है हर बार प्लानिंग से। जरूरी नहीं है कि आपने प्लानिंग कर ली तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है, अगर कोई ऐसा प्लान मिल जाए जिससे श्योर शॉट सक्सेस मिलेगी, तो हर कोई उसी प्लान को फॉलो करेगा ना। तो सबके अलग अलग सिचुएशन होती हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमको प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी कि प्लानिंग से ऐसी गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, फेलियर भी मिल सकता है। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। सक्सेस तभी मिलती है एंटरप्राइज को जब प्लान प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दिया जाए, यानी कि बना दिए जाए, और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, यानी कि उनको फॉलो करा जाए। एनी प्लान नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू एक्शन और इट बिकम मीनिंगलेस, यानी कि जो प्लान बनाया है ना, आप उस पर एक्शन भी लो, उस पर काम भी करो, वरना क्या होगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी कि फालतू की बात हो जाएगी। भाई प्लान तो बना लिया, काम कुछ कर नहीं रहे हो। Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plan. It is not always true that just because a plan has worked before it will work again. Managers के पास क्या है, एक टेंडेंसी रहती है कि भाई जो एक पहले हमने एक प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया था, इस बार भी हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्लान पहले सक्सेसफुल हो गया था इस बारी भी वो काम कर जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। Besides, there are so many other unknown factors to be considered. काफी सारे unknown factors होते हैं। मान लो आपने प्लान बनाया सुबह सुबह कि भाई आज तो मैं पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करूंगा, 6 चैप्टर निपटा दूंगा बिजनेस स्टडीज के। आप रूम में बैठे, तभी घंटी बजी, आपने दरवाजा खोला, आपके मामा आ गए बच्चों के साथ। अब आप पढ़ाई कर पाओगे? फिर थोड़ी देर बाद आपके चाचा भी आ गए, यानी कि घर का माहौल ही बदल गया, अब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसमें वही बात बोली है, प्लान जो है धरी की धरी रह जाती है, जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दिस काइंड ऑफ complacency and false sense of security may actually lead to the failure instead of success. इस वजह से क्या होता है, हमारे को सक्सेस नहीं मिलती है, हमको फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। However, despite its limitation, planning is not a useless exercise. यानी कि लिमिटेशन बिल्कुल है प्लानिंग में, मगर ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही यूजलेस है। इट इज अ टूल टू बी यूज्ड विद कॉशन, यानी कि इसको सावधानी से अगर यूज करा जाए ना, तो निश्चित तौर पर इसमें आपको सफलता मिलती है। It provides a base for analyzing future course of actions, but it is not a solution for all the problem. ये हर प्रॉब्लम का आंसर नहीं देगी आपको, मगर अगर आप उसको सावधानी से अच्छे से इसके प्लानिंग करोगे तो आपको बिल्कुल इसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि सक्सेस मिलेगी। तो आप जो आपने इतनी सारी लिमिटेशन पढ़ी है, इससे आप डिमोटिवेट मत हो जाना कि कल से आप प्लानिंग ही ना करो पढ़ाई करने की या खेलने कूदने की। प्लानिंग जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, फोकस जरूरी है। इन तीनों को आप मिलाओगे तो बिल्कुल आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरा मानना यही है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। 20 नंबर तो आपको मिल जाएंगे स्कूल से, बाकी के 80 में से 80 आपको बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स में लाने हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, आपका कॉमर्स टीचर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग खत्म होते हैं। अब जल्दी से जो नेमोनिक्स हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसको थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये है नेमोनिक्स डॉक्टर टीसीएस। टीसीएस क्या होता है जी? टीसीएस टाटा कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो उसमें से मैंने बनाया टीसीएस। इसमें जो सी है ना, ये 2 बार आएगा, तो आप टी स्क्वायर कर लो, सी स्क्वायर कर लो, सॉरी, है ना। डी फॉर डायनामिक, आर फॉर रिजिडिटी, टी फॉर टाइम कंज्यूमिंग,
अब दो सी हैं, तो पहला सी क्या था, क्रिएटिविटी, यानी कि रिड्यूस क्रिएटिविटी जो था उसका क्रिएटिविटी, और जो दूसरा था कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट थी ना, तो उसमें से सी ले लिया, और एस था सक्सेस, यानी कि डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ये बन गया हमारा डॉक्टर टीसीएस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, डॉक्टर टीसीएस ने हमें बताई। ठीक है, तो चलो आपने वीडियो देखा यहाँ तक के लिए, उसके लिए थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।